everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ, साइंस, SST एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं CBSE क्लास 6 गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर बहुत ही सिंपल है, लाइंस एंड एंगल्स. पहले तो हम अलग अलग तरह की लाइंस पढ़ेंगे, फिर हम एंगल्स में जंप कर जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम 2.1 से 2.5 सेक्शन तक इस चैप्टर को पढ़ेंगे. सबसे पहले देखो कि पॉइंट क्या होता है. अब देखो मैंने यहाँ पर ये एक डॉट लगा दिया, ठीक है, एक डॉट ये लगा दिया, एक डॉट ये लगा दिया, तो ये क्या है? दीज आर पॉइंट्स. फाइन, तो इन्हें हम क्या बुलाते हैं? पॉइंट. अब पॉइंट अगर मैं बोल रही हूं कि इस जगह पर एक ट्रायंगल बनाओ, कहां पर? इस जगह पर जहां पर मैंने ये पॉइंट लगाया है. बेसिकली ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है. सो अ पॉइंट टेल्स अस द एग्जैक्ट लोकेशन इन द स्पेस. मान लेते हैं मेरे पास ये एक पीस ऑफ पेपर है, मैं बोलती हूं कि इस पॉइंट, इस पेपर में इस जगह पर, राइट, तो आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट लोकेशन. तो पॉइंट हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है. और जब भी हमने पॉइंट को लिखना होता है हम उसकी नेमिंग हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं. जैसे ABCD कोई भी लेटर ले लो, बट हम कैपिटल में लिखेंगे और जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड सो ऑन. ठीक है, सिंपल था ना, कोई डिफिकल्टी नहीं. अब अगर आप इस पॉइंट को देखो, क्या इस पॉइंट की कोई लेंथ है, कोई ब्रेड्थ है या फिर कोई हाइट है? नहीं है. ये हमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन शो कर रहा है. कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे आपके कंपास की टिप एकदम ऐसे रखोगे तो एक पॉइंट पर जाके रखी जाएगी ना, सो दैट इज अ पॉइंट. अगर आप शार्पन्ड पेंसिल लो तो उसकी टिप भी एक पॉइंट है. वहीं पर आप अगर एक किसी नीडल को ले लो तो उसकी जो टिप है वो भी एक पॉइंट है. सो पॉइंट हमें बताता है वेयर, तो हमें वेयर का आंसर पॉइंट से मिलता है. लेकिन हाउ बिग इट इज, हाउ व्हाट इज इट्स लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सब हमें कुछ भी नहीं बताता है पॉइंट. सो पॉइंट हमें क्या आंसर देता है? वेयर, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताता है. कहाँ, बस इस कहाँ का आंसर देता है. अब आते हैं लाइन सेगमेंट पर. मान लेते हैं मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का रास्ता क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनना. तो मैं ऐसे घूम फिर के नाचते गाते झूमते हुए इस पॉइंट तक पहुंच सकती हूं, है ना. लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है, तो आप क्या करोगे? आप एग्जैक्टली एक ऐसी सीधी लाइन बना दोगे. So this is a line segment. So the shortest straight path joining two points. जैसे अब आपके स्कूल से घर तक, मतलब आपका घर एक पॉइंट है और आपका स्कूल एक पॉइंट है, तो आपके घर से स्कूल तक का रास्ता ऐसे घूम घूम के जाता हो. लेकिन अगर मैं सीधी लाइन ड्रॉ करने पर आऊं आपके घर और स्कूल के बीच में, तो वो एक सीधी लाइन होगी. दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ. फाइन. तो व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ जॉइनिंग टू पॉइंट्स. जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, सो एवरी लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स. हर एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं. जैसे मान लेते हैं दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, तो ये दो एंड पॉइंट्स हैं. फाइन, बिल्कुल दो एंड पॉइंट होंगे. एक पॉइंट से शुरू होगी और दूसरे पॉइंट पर वो लाइन सेगमेंट जाके खत्म हो जाएगी. आप बोलोगे कि मैम ये लाइन ही तो हुई, लेकिन नहीं, लाइन क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी. तो A इज वन एंड पॉइंट एंड B इज द अनदर एंड पॉइंट. तो दो पॉइंट्स और उनके बीच में जो एक सीधी लाइन है, दैट इज द लाइन सेगमेंट. अब क्या मैं आपसे ये जान सकती हूं कि और कितने शॉर्टेस्ट पाथ होंगे A और B के बीच में? सोचो, पाथ्स तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ एक ही है एंड दैट इज दिस लाइन सेगमेंट. तो मैं ये बोल सकती हूं कि शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ इज इक्वल टू लाइन
सेगमेंट। जैसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं ना, एग्जैक्टली ये जो घूम घूम के है ये डिस्टेंस है, और ये जो दोनों पॉइंट के बीच में एक सीधी सी लाइन शॉर्टेस्ट पाथ बनाया गया है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। फाइन, तो आपको समझ आया। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अब देखो, जब भी हमें नेमिंग करनी है तो मैं कैसे लिखूंगी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट का नाम है ए बी। अब जरूरी नहीं है कि मुझे ए बी ही लिखना है, मैं बी ए भी लिख सकती हूँ। तो आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, दैट इज द नेम ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। अब दोनों ही जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है, दोनों ही जो हैं वो करेक्ट नेम्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने ए बी लिखा है और आपने बी ए लिख दिया तो दोनों में से कोई एक गलत है, आप दोनों ही सही हो। अब कॉमन मिस्टेक्स जो हमें यहाँ पर अवॉइड करनी है कि जब भी हमें बोला गया है कि ये दो पॉइंट्स है और आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो कभी भी लाइन सेगमेंट जो है वो एक शॉर्टेस्ट पाथ है और कभी भी वो कर्व्ड नहीं होगी, हमेशा एक ऐसी सीधी सी लाइन ही आपको देखने को मिलेगी। सो ओनली द स्ट्रेट shortest path joining A and B will be the line segment. What is a line segment? ये straight shortest plus इसके पास दो end points होंगे। याद रखना, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं बट एग्जाम में यही पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू लाइन। अब लाइन और लाइन सेगमेंट का डिफरेंस अब आप समझोगे। वैसे तो आप इस डायग्राम को देख के तो समझ ही गए होंगे, है तो ये भी एक स्ट्रेट पाथ, जिगजैग नहीं है, घूम फिर के नहीं आना है, सीधे ही जाना है, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता बच्चों लाइन का। लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो दोनों तरफ को। सो लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ, इट एक्सटेंड्स फॉरएवर इन बोथ द डायरेक्शंस और इनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, ये एक और इसके दोनों साइड पर एरो। दोनों साइड पर एरो का मतलब है कि ये आगे की तरफ बढ़ती ही जा रही हैं। जितना आप फॉरएवर इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हो उतना आप बढ़ा लो। सो दैट इज अ लाइन। बट लाइन सेगमेंट में क्या था, दो एंड पॉइंट्स थे, बस एक शुरुआत एक खत्म एंड लाइन सेगमेंट खत्म। बट लाइन कभी शुरू तो हो जाती है बट कभी खत्म होती ही नहीं है। सो लाइन सेगमेंट इज लाइक दिस एंड लाइन इज लाइक दिस। सो लाइन इज formed by extending line segment endlessly in both directions. अगर मुझे इस लाइन सेगमेंट से लाइन बनानी है तो ए और बी तो लाइन हो गई, और इसके बाद अगर मैं इनको दोनों ही तरफ को ऐसे एक्सटेंड कर दूं, नाउ दिस विल बी अ लाइन। फाइन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, एक तो स्ट्रेट पाथ है, कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, एक्सटेंड्स फॉरएवर एंड कैन नॉट बी कंप्लीटली ड्रॉन। कभी भी आप इसको पूरी तरह ड्रॉ करके खत्म नहीं कर सकते। नेमिंग कैसे करेंगे, अ लाइन थ्रू पॉइंट ए एंड बी। अब मान लेते हैं जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसके थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, ये ऐसे हमने लाइन ड्रॉ की, हम ऐसे शो करेंगे। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, वी विल कॉल इट लाइन ए बी या फिर लाइन बी ए। अगर हमें लाइन सेगमेंट का नाम लिखना है तो मैं इसको या तो ए बी लिखूंगी या तो बी ए लिखूंगी एंड दैट्स इट। ठीक है, कई बार क्या होता है बच्चों की, जैसे ये एक लाइन ड्रॉ की है ना, यहाँ पर ऐसे एल लिख दिया जाएगा। मतलब क्या है, मतलब है कि इसका नाम एल है, तो कई बार हम इसको लाइन एल, लाइन एम, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी कुछ भी लिख देते हैं। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। फर्स्ट, एनी टू पॉइंट्स डिटरमिन अ यूनिक लाइन। कोई भी दो पॉइंट्स हैं वो एक यूनिक लाइन बताते हैं, एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। मतलब अगर मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई आप सिर्फ कोई एक ही लाइन बना सकते हो। ठीक है, आप दो तीन लाइंस नहीं बना सकते, एक ही दोनों पॉइंट से पास होती। मतलब आप इस पॉइंट से तो आप बहुत सारी बना सकते हो, इससे भी इंडिविजुअली आप बहुत सारी डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन एक ऐसी लाइन जहां पर यहां से शुरू हो रहा है और ये है, यहां पर अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है तो सिर्फ एक ही लाइन बनेगी। अब जैसे ये है, ये दो पॉइंट्स हैं, तो मैंने एक लाइन बना दी, ये इसको थोड़ा सा ऊपर मान लो। ठीक है, सो दिस इज वन लाइन। क्या कोई आप और लाइन बना सकते हो जो इन दोनों पॉइंट्स से पास हो? नहीं, ऐसी कोई लाइन नहीं, क्योंकि लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है।
correct? So only one straight line can pass through the two given points. Line segment, what is a line segment? It is the two end points. Line segment क्या है? ये दो end points हैं. Line is equal to no end point and it goes on forever. तो line segment के दो end points हैं, लेकिन line के कोई end points नहीं है, वो हमेशा आगे तक बढ़ती ही जाती है और कभी भी आप एक line को completely draw नहीं कर सकते. आगे चलते हैं. Now रे क्या होती है? रे स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट. सूरज बचपन में सन बनाते थे तो ऐसे गोल बनाते थे और उसको ऐसे करते जाते थे, ठीक है, ऐसे करते जाते थे. तो ये आप क्या बना रहे थे? हम क्या बोलते हैं कि ये सन रेज हैं, ठीक है. रेज है मतलब एक पॉइंट से निकल रही है और अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है. तो बस रे ऐसी ही होती है कि वो एक पॉइंट से स्टार्ट तो हो जाती है, जैसे ये ए से स्टार्ट तो हो रही है और अब ये एंडलेसली एक डायरेक्शन में बढ़ती ही जाएगी. मतलब जितना आप आगे बढ़ा लोगे ये उतना बढ़ती ही जाएगी. इसका सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. तो रे को हम कैसे शो करते हैं? एक पॉइंट से ऐसे को और एक एरो जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रही है. क्लियर है? सिंपल है ना? कोई डाउट तो नहीं है आपको? अब रे के बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अभी लाइट हाउस की बीम, जैसे लाइट हाउस है, लाइट हाउस से ऐसे बीम निकल रही है ना, तो यहाँ पर बहुत सारी रेज निकल रही हैं जिसका पॉइंट सोर्स ये है. वैसे ही टॉर्च लाइट की बात करो तो टॉर्च लाइट में भी क्या है, जैसे ये लेजर बीम है तो यहाँ पर भी एक पॉइंट से अब ये ऐसे सीधी सीधी निकलती ही आ रही हैं. सन रेज में भी ऐसा है कि सन एक पॉइंट सोर्स है जहां से खूब सारी रेज ऐसे को निकल रही हैं. So these are the simple examples. अब the parts of the ray. So A is the starting point of this ray. P is some point on the ray. कोई एक पॉइंट है इस रे पर, ठीक है, इस रे पर कोई एक पॉइंट है P जो हमने मार्क किया हुआ है एंड रे कंटिन्यूज फॉर एवर. ओके, सो नाउ नेमिंग कैसे करेंगे? तो अगर आपको इसका पहले तो बोलना है, रीड करना है, यू विल से रे ए पी. तो इसको हम ऐसे शो करते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर जो है वो लिखेंगे और सेकंड लेटर जो कि उस रे के ऊपर हमने कोई भी एक पॉइंट लिया है हम उसको लिखेंगे, ठीक है. तो ये हो गई इसकी नेमिंग. नाउ प्रॉपर्टीज, दे स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, देयर इज नो एंड पॉइंट, ये फॉरएवर एक डायरेक्शन में मूव करती है एंड देयर आर पार्ट्स ऑफ लाइन. जैसे लाइन सेगमेंट जो है, ठीक है, मतलब ये लाइन का ही एक पार्ट होती है. अब अगर लाइन सेगमेंट को देखो तो दो एंड पॉइंट्स हैं और वो दोनों एंड पॉइंट एंड टू एंड ये दोनों जुड़ रहे हैं एक लाइन सेगमेंट के थ्रू. रे की बात करें, इसका सिर्फ एक पॉइंट है और दूसरी जो पॉइंट है वो है ही नहीं, ये एंडलेसली बढ़ती ही जा रही है. वहीं पर लाइन की बात करें तो ऐसे मान लेते हैं दो पॉइंट्स हैं और इन दो पॉइंट्स को क्रॉस करती हुई एक लाइन जा रही है और दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ती ही जा रही है. सो दिस इज अ रे. Now let us do figure it out NCERT question number 1 और ये जो questions है ये पेज नंबर 15 पर है. अब इससे पहले कि हम आगे शुरू करें मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ कि हम लिखेंगे कैसे. मान लेते हैं ये है P और ये है Q, तो मैं इन दोनों को लिखूंगी, कैसे लिखूंगी और पढ़ूंगी, पॉइंट P एंड पॉइंट Q. अब इन दोनों के बीच में अगर मैं एक लाइन सेगमेंट बनाती हूँ तो लाइन सेगमेंट को मैं कैसे लिखूंगी, PQ लाइन सेगमेंट. ऊपर मैंने सिर्फ एक लाइन बनाई है, ठीक है. अब मान लेते हैं कि ये इधर से भी एक्सटेंड हो रही है और एक तरफ से ये एक्सटेंड हो रही है. सो अब ये क्या बन गई, अब ये बन गई PQ विच इज अ रे. सो दिस इज रे PQ. तो मैंने एक ही डायरेक्शन में एरो लगाया है, मतलब एक पॉइंट फिक्स्ड है और एक डायरेक्शन में ये इनफाइनाइट तक ये बढ़ती जा रही है. अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ को भी इसको एक्सटेंड कर देती हूँ. नाउ इट बिकम्स PQ विच इज अ लाइन. सो दिस इज अ लाइन PQ. तो ये क्या है, दिस इज लाइन सेगमेंट, दिस इज रे एंड दिस इज
लाइन। तो ये मैंने क्यों लिखा बच्चों, ताकि आपको पता हो कि लाइन को, लाइन सेगमेंट को और रे को हम कैसे लिखते हैं। एक के ऊपर सिर्फ लाइन है, एक के ऊपर सिर्फ एक एरो है और एक के ऊपर दोनों तरफ को एरो है, क्योंकि वो इनफाइनेटली फॉरएवर दोनों तरफ को एक्सटेंड होती जा रही है। तो फिगर इट आउट में सबसे पहला क्वेश्चन है, रोहन मार्क द पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट कैन पास थ्रू अ पॉइंट। तो इन्होंने बोला है कि रोहन ने एक पॉइंट ड्रॉ किया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रोहन का नाम। तो रोहन ने एक पॉइंट ड्रॉ किया, मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट से पास होती हुई मैं कितनी लाइंस बना सकती हूँ। देखो ये एक, ठीक है, मेरी लाइंस को थोड़ी सीधी बनाना, मेरी स्केल का यूज करना, मेरी सीधी नहीं आ रही है। दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, और देखो यहां से और बन गई, यहां से और बन गई। तो ये सारी की सारी जो है ना, ये इसी पॉइंट से पास हो रही हैं। तो कितनी लाइंस हैं, तो क्योंकि ये लाइंस हैं तो आपको ये एरोज भी यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि लाइन है तो सीधी बनाना, मेरी थोड़ी ओवरलैप हो रही है बट आपकी ओवरलैप नहीं होगी जब आप स्केल का यूज करोगे। तो आप और कितनी बना सकते हो, अनगिनत बना सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इनफिनिटी। दूसरा, शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, तो इस शीतल ने क्या किया, ये 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एंड हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स। तो वो कितनी और लाइंस ड्रॉ कर सकता है, जो मतलब एक लाइन तो उसने ये बना दी। ठीक है, लाइन बनानी है, लाइन सेगमेंट नहीं, तो ऐसे थोड़ा सीधा सा बना देना इसको। ठीक है, तो ऐसे और एरोस लगा देना। तो यहाँ पर बोला है कि इन 2 पॉइंट से पास होती हुई वो कितनी लाइंस बना सकता है। अब देखो, अगर मैं इसको देखूं तो मैं यहाँ से एक लाइन तो बना दूंगी कुछ ऐसे को, लेकिन वो इस पॉइंट से तो पास नहीं होगी। यहाँ भी मैं बना दूंगी लेकिन वो इस पॉइंट से तो पास होगी नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों ही पॉइंट्स हैं, इनसे अगर मुझे लाइन बनानी है तो मैं सिर्फ एक ही लाइन बना पाऊंगी। तो आंसर विल बी ONE1। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, कैन यू हेल्प रोहन एंड शीतल फाइंड देयर आंसर्स। सो वी ऑलरेडी हेल्प देम इन फाइंडिंग देयर आंसर्स। आगे चलते हैं, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर 2.4। तो ये है फिगर 2.4 और आपको लाइन सेगमेंट लिखने हैं। पहली बात है, लाइन सेगमेंट मतलब हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक फिक्स्ड एंड पॉइंट हो, वो हमारी लाइन सेगमेंट होती है। विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, एंड विच आर द 2। ठीक है, इसको दोनों को पार्ट को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सिर्फ लाइन सेगमेंट का नाम लिखेंगे। देखो पॉइंट क्या है, यहाँ पर L पॉइंट है, M P Q R, ये है हमारे पॉइंट। सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। तो ये कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, लाइन सेगमेंट, पहली लाइन सेगमेंट है LM, जो कि यहां से यहां तक जा रही है, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो पहली ये है, दूसरी है M से P। ठीक है, तो MP ये दूसरी है। तीसरी है PQ, क्या है, PQ। ठीक है, तीसरी है QR, सॉरी चौथी है QR। और ऊपर बच्चों ये लाइन लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि लाइन सेगमेंट बोला है तो ऊपर ये लाइन लगानी ही लगानी है कि एक फिक्स्ड पॉइंट है जहां से वो शुरू हो रहा है और एक फिक्स्ड पॉइंट है जहां पर वो खत्म हो रहा है। अब आप इसको RQ या QP या PM या ML ऐसे भी लिख दोगे ना बच्चों तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस पॉइंट्स जो हैं वो सही लिखे होने चाहिए। अब आप LP नहीं लिख सकते क्योंकि ये कोई एक लाइन सेगमेंट नहीं है, ये तो एक कर्व बना हुआ है, राइट। तो ये है हमारी लाइन सेगमेंट्स। कितनी है हमारे पास, 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। नेक्स्ट बोलता है, विच ऑफ the 5 mark points are on exactly one of the line segment। मतलब सिर्फ वो पॉइंट्स हमें लिखने हैं जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में आ रहे हैं। तो देखो L को देखो, L आ रहा है लाइन सेगमेंट ML या LM पर, मतलब एक में, तो एक तो इसका आंसर हो गया पॉइंट L। M की बात करें तो ML M में भी आ रहा है और MP में भी आ रहा है, तो ये तो नहीं है। P की बात करें, ये भी MP MQ में आ रहा है। Q की बात करें, ये PQ और QR में आ रहा है। सो दिस इज पॉइंट R।
करेक्ट है। तो यही दोनों वो पॉइंट्स हैं जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट में आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन सुनो, अगला पार्ट, विच आर ऑन टू लाइन सेगमेंट्स, कौन से हैं जो यहां पर बीच में ओवरलैप्ड हैं? सो दे आर पॉइंट एम, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। तो ये हैं हमारे आंसर्स। आगे चलते हैं, नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। अब हमें ना देखो इसका आंसर क्या होगा वो डिपेंड करता है कि आपके टीचर किस पे मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ताकि आपको स्कूल में शायद किसी और तरीके से कराया हो या फिर मेरे ही तरीके से कराया हो, तो इसका आंसर यस भी हो सकता है, इसका आंसर नो भी हो सकता है। कैसे, वो मैं बताती हूँ। रे क्या होती है? रे जिसके ऊपर हम एक ऐसी लाइन लगाते हैं, मतलब एक एरो लगाते हैं जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक तरफ को हमने मार्क कर दिया है, एरो मार्क कर दिया है, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखो तो टी से एक रे जा रही है, पॉइंट टी से एक रे जा रही है, विच इज टी ए, दिस इज वन ऑफ द रेज, ठीक है। दूसरा है टी से बी को जा रही है, तो टी बी भी एक रे है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो तो एन भी एक पॉइंट है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एन से बी से पास होते हुए आगे को भी एक रे जा रही है, क्योंकि ये भी तो आगे को एक्सटेंड हो रहा है ना, तो एन बी भी एक रे है। अब अगर आप यहां पर देखो तो आप टी एन, मतलब टी एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से पास होते हुए भी आगे को एक एरो है, ठीक है। तो इसका मतलब टी एन भी एक रे हो सकती है, ओके। तो फर्स्ट में जो रेज हैं वो, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो ये है। अब अगर आपके टीचर ने बोला है कि ये बीच वाले पॉइंट्स को कंसीडर करना ही नहीं है, तो आंसर इसका यस होगा। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो टी और एन से, टी से शुरू हो रही है, एन से पास होती हुई भी एक रे जा रही है, एन भी एक एंड पॉइंट है जिससे पास होती हुई एक रे आगे को जा रही है, एन बी भी एक रे ही है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर कि वो आपको, कि उन्होंने आपको किस तरह से ये क्वेश्चन कराया है। लेट मी टेल यू, कोई भी दोनों में से कोई भी चीज गलत है नहीं, ज्यादा अप्रोप्रिएट मुझे ये वाला लग रहा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इट सेज ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहला है लाइन ओपी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट क्यू, मतलब लाइंस है, कैसे मुझे पता चला लाइंस है? क्योंकि लाइन दोनों तरफ को फॉरएवर एक्सटेंड होती है, तो दोनों ही तरफ को हम एरोज लगाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये है मेरी एक लाइन जिसमें ये है पॉइंट ओ और ये है पॉइंट पी, तो ये लाइन हो गई ओपी। और अब एक और लाइन है ओ क्यू जो ओ पॉइंट पे मीट कर रही है, मतलब कि मैं यहां से एक और लाइन बना देती हूँ यहां तक आती हुई, क्योंकि लाइन है तो दोनों तरफ एरोज लेंगे। तो दिस पॉइंट इज ओ एंड लेट अस से दिस पॉइंट इज क्यू। तो ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट इज दिस इज पार्ट ए। नाउ आई विल आंसर पार्ट बी हियर। दिस इज लाइन सॉरी दिस इज अ रे, ठीक है, क्योंकि एक ही तरफ को एरो है, सो रे एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, ओके। तो मैंने ये बना दी एक रे, और ये x से शुरू हो रही है, y तक जा रही है, और ये मैंने बना दी एक लाइन सेगमेंट, दिस इज P एंड दिस इज Q, और ये एक पॉइंट पे मीट हो रही है जिसको मैंने बोल दिया M। तो व्हाट इज इंटरसेक्ट? इंटरसेक्ट करना मतलब मीट करना, मतलब जैसे ये दो लाइंस हैं, ये दोनों इस एक बीच वाले पॉइंट पे मिल रही है, सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन। नेक्स्ट आते हैं, लाइन L कंटेन्स पॉइंट E एंड F बट नॉट पॉइंट D। तो देखो सिंपल है, हमने एक लाइन बनानी है। सबसे पहले ये मेरी एक लाइन है और इस लाइन में, इस लाइन का नाम है L, ठीक है, इसका नाम है L, और ये बोल रहा है कि इसमें इस लाइन में पॉइंट है E और F, बट पॉइंट D नहीं है इसके पास। तो D को मैं क्या करूं? D को मैं कहीं भी बना दूंगी, बट इस लाइन पर नहीं बनाऊंगी। ओके, नेक्स्ट इज
पार्ट डी सेज पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। अब ए बी क्या है, ये लाइन भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, ये हमें क्लियर दिया नहीं है यहाँ पर, ये कुछ भी हो सकता है, रे भी हो सकती है, राइट। वैसे तो रे में रे भी लिखा होता है, ठीक है, मतलब जो भी है, मैंने क्या किया, मैंने ये एक लाइन सेगमेंट बना दिया, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, और बोल रहे हैं कि पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है, तो मैंने ये पॉइंट पी बना दिया। सिंपल है, कहीं कोई डाउट, आस्क इट एंड आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज इन फिगर 2.6 नेम 5 पॉइंट्स। तो इस फिगर को देख के मुझे 5 पॉइंट्स बताने हैं, सिंपल से हैं। सबसे पहले है पॉइंट डी जो यहाँ पर है, देन पॉइंट ई जो यहाँ पर है, देन पॉइंट ओ जो यहाँ पर है, देन पॉइंट डी यहाँ पर है, देन कम्स टू पॉइंट सी जो यहाँ पर है, ठीक है। लाइन की बात करें, लाइन मतलब जो फॉरएवर एक डायरेक्शन में, मतलब दोनों डायरेक्शन में जो एक्सटेंड होती रहे, तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास एक ही लाइन है एंड दिस इज डी बी, और इसके ऊपर आपको ऐसा एरो लगाना है, तो ये है डी बी, ये फॉरएवर आगे तक को एक्सटेंड होती जा रही हैं। देन कम्स टू 4 रेज, अब हमें 4 रेज बतानी है यहाँ पर, तो जरा देखो कहाँ पर है हमारी रेज। तो रे का मतलब है कि एक फिक्स्ड पॉइंट होगा और आगे को एक तरफ को वो एक्सटेंड होगी, ठीक है। मैं सी पार्ट का आंसर इस तरफ लिख देती हूँ यहाँ पर, तो रे 4 रेज, ओके। तो एक ओ से अगर मैं यहाँ को बी की तरफ को जाऊं, सो ओ बी इज अ रे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो आप लिख रहे हो याद रखना वो फिक्स्ड पॉइंट है। उसके बाद ओ से सी को, सो ओ सी इज अगेन अ रे, ओ को फिर से फिक्स्ड पॉइंट लूंगी तो ओ डी, तो ओ डी भी एक रे है, और इवन अगर मैं ओ से ई को लूंगी तो भी तो ये आगे को एक्सटेंड हो रही है, सो दिस विल बी ओ ई, फाइन। तो 4 हो गई। अब आते हैं 5 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट यानी कि जिनके दोनों फिक्स्ड पॉइंट हो। तो अब अगर आप इसमें देखोगे ना तो आपको फिक्स्ड पॉइंट दिखाई दे रहे हैं क्या, बहुत सारे दिखाई देंगे आपको फिक्स्ड पॉइंट्स भी। तो अब इनके अराउंड हमें लाइन सेगमेंट लिखना है। देखो सबसे पहले ओ सी, तो ओ से सी लाइन सेगमेंट है, वहीं पर बी से शुरू करते हैं और ओ की तरफ आते हैं, ये भी बी ओ भी एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर ई ओ ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। फिर डी ओ ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ओके। अब एक और ऐसी ढूंढो, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पर, तो ये भी एक लाइन सेगमेंट है। अब एक और लाइन सेगमेंट ई बी, तो ई और से बी तक भी एक लाइन सेगमेंट है। कमिंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज हेयर इज रे ओ ए। तो ये है रे ओ ए, मतलब मैं यहाँ पर ओ से ए तक की, मतलब ऐसे ऊपर को चली जाऊं तो इस रे की मैं बात कर रही हूँ। इट स्टार्ट्स एट ओ एंड पासिस थ्रू पॉइंट ए, इट ऑल्सो पासिस थ्रू पॉइंट बी, ठीक है। तो ये ए से तो पास हो ही रही है रे, ये बी पॉइंट से भी पास हो रही है। तो हमें ये बोला गया है कि क्या हम इसको ओ बी भी बोल सकते हैं, मतलब ओ ए रे को क्या ओ बी बोल सकते हैं। देखो ओ ए रे, तो ये जो रे है, हाँ ये ऐसे एक्सटेंड हो रही है, ओ ए तो है। अब मैं इसको ओ बी बोलूं तो ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये ऐसे को जा रही है, और बी के बाद भी तो ये ए से होती हुई आगे को एक्सटेंड हो रही है ना। तो यस आई कैन कॉल इट ओ रे ओ बी एज वेल, क्योंकि बी के आगे भी ये वाली रे जो है वो एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। दूसरा, कैन वी राइट ओ ए रे ओ ए एज रे ए ओ। अब देखो ध्यान से सुनना अब इस बात को, देखो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, पहले मैं आपको कुछ रिकॉल कराऊंगी उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। देखो जब भी मैं एक लाइन बनाती हूँ, अब मेरी एक लाइन सेगमेंट से शुरू करते हैं, ये मेरी एक लाइन सेगमेंट है, दिस इज ए बी। अब लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि दोनों ही पॉइंट्स हमारे फिक्स्ड होते हैं। अब मैं इसको लिखूं ए बी लाइन सेगमेंट, या फिर मैं इसको बी ए लाइन सेगमेंट लिखूं, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों चीजों में। अब
क्योंकि दो फिक्स्ड पॉइंट्स है। अब मैं इस फिक्स्ड पॉइंट से इधर को शुरू करूं या इस फिक्स्ड पॉइंट से इधर को शुरू करूं, सेम ही बात है। अब देखो, अब मैं इसको आगे को एक्सटेंड कर देती हूं और मैं दोनों ही तरफ एरोज लगा देती हूं। अब ये लाइन बन गई, लाइन बन गई मतलब अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, लाइन ए बी, तो ऊपर जो लगेगा वो दोनों तरफ को एरो वाला होगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बी ए। क्या मैं इसको बी ए लिख सकती हूँ? बिल्कुल मैं लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये इस तरफ को भी एक्सटेंड हो रही है, ये इस तरफ को भी एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब चलो जो हमसे बी पार्ट पूछा गया है उसकी तरफ। इसमें ये हमें बोल रहा है बच्चों कि ये जो रे ओ ए है, ये O इज द फिक्स्ड पॉइंट और A की तरफ को, A से भी आगे को ये एक्सटेंड हो रही है, एरो लगा है, O A तो बोल सकते हैं। क्या मैं इसको A O बोल सकती हूँ? तो देखो A से अगर मैं O की तरफ को आऊं तो एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है O, ए ओ, लेकिन O से आगे को तो ये एक्सटेंड नहीं हो रही ना, मुझे एरो तो नहीं दिखाई दिया है इस फिगर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रे नहीं बनेगी, ये एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? नो, क्योंकि O से आगे को ये एक्सटेंड नहीं हो रही है। O इज अ फिक्स्ड पॉइंट जिसके आगे ये लाइन एक्सटेंड नहीं हो रही है या ये रे एक्सटेंड नहीं हो रही है। अगर ये इस तरफ को भी हो रही होती तो मैं लिख सकती थी, लेकिन नहीं हो रही है तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकती। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने किए हैं वो आपको एकदम क्लियर हैं। और अब हम जंप करने जा रहे हैं अपने सेक्शन 2.5 में, एंड दिस इज एंगल्स। बड़े ही इंटरेस्टिंग है एंड ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है बच्चों इस चैप्टर का, क्योंकि अब आगे जो भी आप एंगल्स पढ़ोगे, आगे इवन आने वाले चैप्टर्स जो आप पढ़ोगे, अगर कहीं पर भी एंगल होगा तो ये आपका बेस है। तो इस बेस को यहीं पर क्लियर कर लेना। अब हम आते हैं एंगल्स पर। तो एंगल्स क्या होते हैं? मतलब एक ऐसी चीज, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड बाय द टू रेज। तो इसको भी मैं यहाँ एरो लगा रही हूँ बच्चों और इसको भी एरो लगा रही हूँ। तो एंगल बनता है जब दो रेज एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो दोनों ही रेज का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और एक तरफ को जब बढ़ रही है, एक दूसरी तरफ को बढ़ती जा रही है। तो ये बेसिकली ओपनिंग बिटवीन द रेज इज कॉल्ड एन एंगल। जैसे कि ये है, तो मान लो एक रे ये है, एक रे ये वाली है, तो इनके बीच में ये जो ओपनिंग है, अब ये ओपनिंग इतनी थी, अब ये ओपनिंग मैंने इतनी कर दी, तो इनके बीच में ये जो ओपनिंग है इसको हम बेसिकली एक एंगल बुलाते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे पार्ट्स ऑफ एंगल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल टर्मिनोलॉजी है, याद रखना। एक ही चीज है जो आपको मुश्किल लगेगी और वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हमारा एक एंगल है, इस एंगल में एक ये पॉइंट है B विच इज अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, ये एक कॉमन पॉइंट है और इस पॉइंट से ये वाली रे BD, रे क्या होती है? ऐसे, जिसका एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरे पॉइंट के आगे को वो बढ़ती जाती हैं। दूसरी रे यहाँ पर क्या है? BE, तो ये भी हमारी एक रे है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो रे आपको रिकॉल हो गया, हमने जो अभी पढ़ा था। तो अब अगर आप इन दोनों को देखो, दोनों का ही कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है B, फाइन। सो दिस कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। क्या बुलाते हैं हम इसे? वर्टेक्स। और अब अगर आप इसको देखो, ये जो BD है और BE है, तो मान लेते हैं ये E पॉइंट है और ये D पॉइंट है। सो दीज आर कॉल्ड एज द आर्म्स, ठीक है। ये एंगल की बाजुएं हैं, यानी कि ये एंगल की आर्म्स हैं और ये जो एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से ये दोनों रेज अराइज हो रही हैं, इसे हम वर्टेक्स बुलाएंगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो एंगल है ना, इसको हम नेम कैसे करते हैं? एक बात आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों, आप एंगल को दो तरह से नेम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो पॉइंट है जहां से ये दोनों ही रेज स्टार्ट हो रही हैं, वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए। ये D पॉइंट मान लेती हूँ, ये मैं E पॉइंट मान लेती हूँ। सो नेम क्या देंगे हम इस एंगल का? आइदर वी कैन नेम इट DBE, तो मैं ऐसे लिखूंगी एंगल DBE, या फिर इसको EBD, या इसको एंगल
बी डी भी लिख सकती हूँ। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो हमारा वर्टेक्स है वो हमें बीच में ही लिखना है, वो नेमिंग के बीच में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि डी बी सॉरी ई डी बी लिख दिया तो ये कोई एंगल नहीं है, राइट। तो वर्टेक्स बीच में आना चाहिए। सो वर्टेक्स लेटर इज ऑलवेज रिटन इन द मिडल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी आपकी जस्ट बिगिनिंग है टू नो अबाउट द एंगल्स, सो मेक श्योर दैट यू नेम इट राइट। आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और ज्यादा मजबूत करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा एंगल बड़ा है? अब देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास ये बुक है, जैसे इस बच्चे ने बुक ली है, हम बिल्कुल वैसे लेंगे। अब मैं इस बुक को पहले थोड़ा सा खोलती हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा बीच से खोलती हूँ ताकि ये खराब ना हो जाए। तो मैंने इसको थोड़ा सा खोला, ठीक है, इतना खोला, फिर इतना खोला, फिर इतना खोला, अब मैंने इतना खोला, अब मैंने इसको ऐसे पूरा खोल दिया और अब मैंने इसको धीरे 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 इस तरफ को बंद करना शुरू कर दिया। तो बस जैसे जैसे इसको मैं ज्यादा 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 ओपन करती जाऊंगी वैसे वैसे एंगल बड़ा होता जाएगा। तो ये मान लो कि ये एक आर्म है, ये दूसरी आर्म है और इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द एंगल। क्या है ये एंगल है। ओके तो आपको क्लियर हुआ? तो हम क्या करने वाले हैं, तो अब अगर आप मैं इसको इसके हेल्प से समझाऊं तो ये दोनों हमारी आर्म्स है और इनके बीच में ये जो गैप है, दिस इज द एंगल, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे खोलती जाऊंगी तो जैसे जैसे ये आर्म्स एक दूसरे से दूर होती जाएंगी वैसे वैसे ये एंगल बड़ा होता जाएगा। तो एंगल क्या है, अगर मैं ऐसे दो रेज बनाती हूँ बच्चों, तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है इसे हम एंगल बुलाते हैं। सो ये स्टेप 1 है। जैसे हमने देखा तो ये बुक है, तो ये एक आर्म है, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट आप रुको। हाँ, अब इसमें ये एक आर्म है और ये एक आर्म है और ये बीच में वर्टेक्स है, ठीक है, ये एंगल है। यहाँ पर एक ये है और ये इसका एंगल है। यहाँ पर देखो तो बुक को पूरा खोल दिया है, ये वाली आर्म और ये हमारा पूरा एंगल है। अब इसको देखो तो ये और ये बीच में एक बड़ा सा एंगल बन गया है। अब इसको देखोगे तो ये एक आर्म है, ये एक आर्म है और अब ये बड़ा सा एंगल यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर देखो तो दोनों ही आर्म्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई हैं और ये इतना बड़ा सा एंगल बन गया है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे आर्म्स एक दूसरे से दूर हो रही हैं वैसे वैसे एंगल बड़ा हो रहा है। तो कभी भी बच्चों किसी भी एंगल का साइज, अब जैसे मैंने ये बना दिया कि ये एक एंगल है और मैंने एक मिनट रुको, थोड़ा सा नीट करने दो इसको। हाँ, एक मैंने ये बनाया है। तो अब अगर मैं आपको पूछूं कि इन दोनों एंगल्स में से कौन सा बड़ा है, तो आपको रे का साइज नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन रेज के बीच के डिस्टेंस को देखना है। सो साइज ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन how longer the arms are, but it depends on how much is the open or how much is the turn। तो ये कितनी ओपन हुई हैं आर्म्स, जितनी ज्यादा ये आर्म्स ओपन होती जाएंगी उतना ही ज्यादा इनके बीच का एंगल बढ़ता जाएगा। तो वो इस पे नहीं डिपेंड करेगा कि ये दोनों रेज कितनी बड़ी हैं, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, बट वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों आर्म्स, ये दोनों आर्म्स कितनी ज्यादा ओपन हुई हैं या फिर इनके बीच का जो टर्न है वो कितना बड़ा है। सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर है तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, लर्न हब स्वयं में बुक करना या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, द डेफिनेशन ऑफ एंगल साइज। देखो, द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ टर्न और रोटेशन नीडेड टू मूव वन रे टू दी अदर, ठीक है। अब देखो ये 12 o'clock हुए हैं, तो एक रे मतलब एक जो आर्म है, नीडल जो है वो यहाँ है और दूसरी भी यहीं पर है। तो मतलब दोनों ना कैसी हैं, बिल्कुल ऐसी हैं, एक दूसरे के ऊपर एक तरह से ये ओवरलैप कर रही हैं। तो इस टाइम पर इनके बीच का एंगल मिनिमम है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये एक दूसरे से दूर जाती जाएंगी वैसे वैसे ये एंगल भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। फाइन, तो कितना टर्न है, सो टर्न
इज मेड, राइट, इन्होंने नीडल्स ने टर्न किया है और टर्न करने से इनके बीच का एंगल बढ़ा है. सो साइज ऑफ द एंगल डिपेंड्स ऑन टर्निंग. मोर द टर्निंग, ग्रेटर इज द एंगल, लेस द टर्निंग, स्मॉलर इज द एंगल. ठीक है, बड़ा टर्न होगा तो एंगल भी बड़ा होगा, टर्न कम होगा तो एंगल भी कम होगा. क्लियर है. अब आते हैं हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स पर, जैसे कि एक कंपास और डिवाइडर जिसको मैं आपको कब से दिखा रही हूं. तो इसकी ये दोनों आर्म्स है और इन दोनों आर्म्स के बीच में जहां पर ये जुड़ा हुआ है दिस इज कॉल्ड एज अ वर्टेक्स. वैसे ही अगर मैं सिजर्स की बात करूं तो सिजर्स को भी ये दोनों इसकी आर्म्स है और इसके बीच में ये एंगल है और जहां पर ये जुड़ी हुई हैं उसे जो स्क्रू है उसे हम वर्टेक्स बुलाते हैं. ये एंगल को आप स्पेक्टिकल्स में भी देखते हो. जैसे ये स्पेक्टिकल्स हैं तो जहां पर ये जुड़ा हुआ है, देखो ये वाला पॉइंट है, ये एक आर्म मान लो और ये एक आर्म मान लो, तो अब ये ऐसे है तो एंगल छोटा है. जैसे जैसे ये टर्न बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा. सिमिलरली यहां पर भी एक एंगल बन रहा है. अब इसके सिवा अगर आप वॉलेट को खोलो, इवन अगर आप इस ज्योमेट्री बॉक्स को खोलो, तो इसमें भी जैसे जैसे टर्न बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स. तो मेमोरी ट्रिक यही है बच्चों की, वर्टेक्स हमेशा याद रखना वो एक मीटिंग पॉइंट है. किसका मीटिंग पॉइंट है? रेज का मीटिंग पॉइंट है. आर्म्स क्या है? ये जो दो रेज है ये है आर्म्स, और एंगल क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ द टर्न. क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? तो आपको पता है कि डाउट क्लियर करना इज मैंडेटरी. इसके बिना डाउट को लेकर आपने आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है. चलो अब हम आते हैं फिगर इट आउट. क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 19 एंड पेज नंबर 20 पर. अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन सेज कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर, draw the rays forming any one of the angles and name the vertex. देखो बड़े सारे एंगल्स बनेंगे बच्चों, आपको क्या करना है, कोई भी एक एंगल उठाना है और उसको नाम दे देना है. देखो सबसे पहले क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इसमें एक एंगल है, ये एक एंगल बन रहा है. ठीक है, देखा जाए तो ये भी एक एंगल है, फिर यहाँ से यहाँ को आओ, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है. आपने कोई भी उठाना है. इवन यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी एंगल्स बन रहे हैं. आप कोई भी एक एंगल उठाओ उसको नाम दे दो. मैं क्या कर रही हूं बच्चों, मैं यहाँ पर इस वाले एंगल की नेमिंग कर रही हूं. मान लेती हूं कि ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी, ये है मेरा पॉइंट सी. अब मुझे एक्स वाई जी लिखना है, ए बी सी लिखना है, डी ई एफ लिखना है. दैट इज ऑल ऑन मी. ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप जो मर्जी नाम दो, आपकी खुली छूट है आपको. ठीक है, सो ये हमारा एंगल है. तो यहाँ पर हमें बोला है ड्रॉ द रेज, तो ये हमारी एक रे है और एक ये हमारी रे है ऑफ एनी वन एंड नेम द वर्टेक्स. तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या बनाया है मैंने, वर्टेक्स है मेरा बी, और अगर मैं रेज की या आर्म्स की बात करूं तो वो है ए बी. ठीक है, नहीं सॉरी, बी ए और बी सी. फाइन, इस वाली फिगर में चलते हैं. तो देखो एक ये बड़ा सा एंगल आप यहाँ पर बना लोगे, ये भी यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा. राइट, ऐसे बड़े सारे हैं, मैंने ये वाला मार्क करना है. सो लेट अस से दिस पॉइंट इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R. फाइन, तो यहाँ पर मेरा जो वर्टेक्स है, मुझे वर्टेक्स लिखने को बोला है तो मैंने अपने वर्टेक्स का नाम लिख दिया Q. नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर ना मैं इस एंगल को मार्क कर रही हूँ, ये वाला मान लेते हैं, दिस इज X Y Z. सो दिस इज माई एंगल. तो यहाँ पर मेरा वर्टेक्स है y. अब यहाँ पर आओ तो मैंने अब ले लिया ये वाला एंगल, यहाँ पर ये एंगल, ऐसे 1000 तरह के एंगल्स पॉसिबल हैं. ठीक है, तो आप खुद लिख लेना. अब यहाँ पर आते हैं, लेट अस से दिस इज E, दिस इज F, दिस इज G. तो E F G हमारा एक एंगल है जिसमें हमारा वर्टेक्स है F. सिंपल है, आगे बढ़ते हैं. ड्रॉ and label an angle with arms ST and SR. इन दोनों में ही देखो, आर्म्स के नाम देखो तो दोनों में ही S कॉमन है. दोनों में ही क्या है? S कॉमन है. मतलब कि हमारा एक पॉइंट है S, उससे एक तरफ को एक आर्म निकल रही है विच इज गोइंग टिल T और दूसरी तरफ को निकल रही है विच इज गोइंग टिल R.
तो बस हो गया, दिस इज आवर वर्टेक्स, दिस इज ST वन ऑफ आर आर्म, दिस इज SR दैट इज वन ऑफ आर आर्म। सो आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल था ना, कोई डाउट तो नहीं है। आगे एक्सप्लेन व्हाई एंगल APB कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P। देखो APB, तो मैं बोल रहे हैं कि इस एंगल को मैं एंगल P क्यों नहीं लिख सकती, ये बताओ। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एंगल लेते हैं। सो दिस इज XYZ। तो इस केस में देखो कि एंगल X बोलूं तो एंगल X सिर्फ ये है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ YXZ, इट इज एन एंगल, जिसका मतलब है सिर्फ X हमारा वर्टेक्स है जो एक ही एंगल में आ रहा है। तो अगर मैं एंगल X लिखूंगी मतलब है कि मैं सिर्फ इस एंगल की बात कर रही हूँ। बट अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एक एंगल तो ये बना है जो मैंने आपको बताया है, विच इज मेड बाय APB, ठीक है। अब देखो, एक सेकेंड सॉरी, अब देखो दूसरा एंगल देखना, भी ध्यान से देखना दूसरे एंगल को। सो दूसरा एंगल है मेरा ये वाला, ये भी मेरा एक एंगल है ना। तो दिस इज एंगल BPC, ठीक है, देख लिया। अब अगला एंगल देखो, अगला एंगल मैं यहां पर ड्रॉ कर रही हूं, ये वाला, तो यानी कि मेरा एक और एंगल बनेगा APC, फाइन। अब देखो इसमें भी P है, इसमें भी P है, इसमें भी P है। एक एंगल इतना सा है, एक एंगल इतना है और एक एंगल बहुत बड़ा है। कौन सा P? अगर मैं सिर्फ एंगल P लिख देती हूँ, क्या मुझे ये क्लैरिटी रहेगी कि मैं कौन से एंगल P की बात कर रही हूँ, एंगल APB, एंगल BPC या फिर एंगल APC, राइट? तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि मैं यहाँ पर पूरे एंगल को ऐसे लिखूं, ना ही जस्ट एंगल P लिख के छोड़ दूं, क्योंकि यहाँ पर 3 तरह के एंगल P मुझे मिल रहे हैं। क्लियर है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर जो दिए गए एंगल्स हैं मुझे उनको मार्क करना है। सिंपल है बच्चों, देखो ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन कर लेना कि ये एरो यहाँ तक नहीं, सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है। अब ये एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, मतलब इस वाली लाइन तक जा रहा है। तो पहला एंगल क्या हो गया, एंगल QTR, ठीक है, मतलब QTR, तो ये वाला एंगल हो गया। दूसरा एंगल है जो यहां से शुरू होकर यहां तक जा रहा है, इसका मतलब ये है एंगल PTR। तो कौन सा एंगल है ये, PTR, फाइन। तो बस एक सिंपल सी चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई थी वो यही याद रखनी है कि जहां पर ये मीटिंग पॉइंट है दोनों रेज का, जो कि हमारा वर्टेक्स है, बस उस लेटर को आपको बीच में रखना है, बस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन द लाइन। कोई भी ऐसे पॉइंट्स लगाने हैं पेपर पर जो लाइन पर नहीं है। लेबल देम ABC, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू the pair of these points and how many lines do you get, name them. How many angles can you name using ABC, write them down and mark each of them with a curve as in फिगर 2.9। तो ये मैंने फिगर 2.9 लगा दी है और ऐसे हमें मार्क करना है। तो याद रखना, शायद पहले मैंने एंगल को ऐसे मार्क किया था, ऐसे नहीं मार्क करना है, ये सिर्फ ऐसे मार्क करना है कि एक तरफ को एरो लगाना है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है। तो ये तो मैंने पिक्चर लगाई है कि वो जो 2.9 फिगर है वो कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। क्वेश्चन सिंपल है, हमें 3 पॉइंट्स लगाने हैं और ये ऐसे पॉइंट्स होंगे जो एक लाइन में नहीं है, बस, ठीक है। सो दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। तो मैंने ऐसे 3 पॉइंट्स लगा दिए, ये A है मेरा, ये मेरा B है और ये है C। अब हमें इनको जितनी पॉसिबल लाइन्स है उतने से ज्वाइन करना है। तो मान लेते हैं कि मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ A और B को, ठीक है। क्या B और C भी ज्वाइन होंगे? हाँ, हो जाएंगे। क्या A और C भी ज्वाइन होंगे? हाँ, हो जाएंगे। क्या और कोई चीज़ पॉसिबल है? देखो मेरी लाइन सीधी नहीं है, बट आप स्केल का यूज़ करके ना इन लाइंस को सीधा ही ड्रॉ करना और यहाँ पर एरोज लगा देना, क्योंकि हम लाइंस की बात कर रहे हैं। क्या कोई और लाइन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सो हाउ मेनी लाइन्स डिड यू गेट? तो हमें मिली हैं 3
लाइंस और हमें बोला है कि उनको नेम करो, तो इट इज ए सी, तो ये क्या हो गई लाइन ए सी। दूसरी है लाइन बी सी या सी बी, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, और तीसरी है लाइन ए बी। तो ये हमारी लाइंस के नेम हो गए। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू मेक यूजिंग देम। तो देखो अब एंगल्स के लिए मैं ज़रा कलर चेंज कर देती हूँ। तो ये मैंने कलर चेंज किया, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। एंगल्स का नाम लिखते हैं ए बी सी। तो पहला एंगल है एंगल ए बी सी, दूसरा एंगल है ए बी, बी हो गया अब बी सी ए, तो एक एंगल हो गया बी सी ए और एक एंगल हो जाएगा बी ए सी। तो ये हो गए 3 एंगल्स। बोलने को तो यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, यहाँ भी, बट अगर आप पॉइंट ए बी सी की हेल्प से देखो तो इन 3 पॉइंट्स के हेल्प से मैं नेम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे लिखा है कि हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC, सो आई कैन नेम ओनली 3। अगर मुझे इसके सिवा ये बाहर वाले एंगल्स को नेम करना है तो मुझे इन पॉइंट्स को भी, मतलब ये जो साइड में पॉइंट्स है ना, इनको कुछ नेमिंग देनी पड़ेगी, और वो नेमिंग देना मुझे अलाउड नहीं है। मुझे सिर्फ A, B और C को नेम करके, मतलब यूज करके सिर्फ नेमिंग करनी है, तो और एंगल्स के नाम मैं नहीं लिख पाऊंगी। नाउ राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व। तो अब मुझे इनको ऐसे कर्व की हेल्प से मार्क करना है। फाइन, सो ऐसे नहीं बल्कि ऐसे मुझे मार्क करना है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 6 says now mark any 4 points on your paper so that no three of them are on one line. Label them A, B, C, D. Draw ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट। देखो हम इसको एक खाली पेज पर लेकर आएंगे और अब हम यहाँ पर बनाएंगे। पहले इतना पार्ट करते हैं कि हमें कोई 4 पॉइंट्स देने हैं और कोई भी 3 पॉइंट्स लाइन में नहीं होने चाहिए, तो मैंने ऐसे कुछ बना दिया। सो लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। इतना हो गया। चलो अब मैं लगाती हूँ लाइंस। अब यहाँ पर है, ये है लाइन, पहला ये दोनों ऐसे जुड़ जाएंगे। आप रूलर का यूज़ करोगे तो आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, आपका सीधा आना चाहिए, ठीक है। मेरे पास अभी मैं यहाँ पर रूलर का यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी तो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस आ रही हैं। फिर इसको देखो, ये हो गया, फिर इसको देखो तो ये हो गया, इतना बन गया। अब क्या और कोई और तरीका है? बिल्कुल है। आप यहाँ पर B और D को भी ज्वाइन कर सकते हो, ये भी एक लाइन हो गई। आप यहाँ पर A और C को भी ज्वाइन कर सकते हो, तो ये भी एक लाइन हो गई। तो ये बन गई हमारी फिगर, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि सारी पॉसिबल लाइंस ड्रॉ करो, जो हमने कर दी। हाउ मेनी लाइंस डिड यू गेट, तो हमें बताना है कि हमें कितनी लाइंस मिली हैं। तो हमें यहाँ पर काउंट करनी है लाइंस। तो लाइंस को काउंट करने के लिए, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, तो कितनी लाइंस मिली हैं? 6 लाइंस हैं। तो हमें उनको नेम करना है। ए बी हमारी एक लाइन है, बी सी हमारी एक लाइन है, सी डी हमारी एक लाइन है, डी ए हमारी एक लाइन है, ए सी हमारी एक लाइन है, और बी डी हमारी एक लाइन है, ठीक है। तो नेम देम कर दिया हमने नेम। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABCD। देखो एंगल्स तो बड़े सारे पॉसिबल हैं, लेकिन सिर्फ ABCD का यूज करके हम कितने एंगल्स का नाम दे पाएंगे, अब हम वो लिखेंगे। राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम यूजिंग द कर्व, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एंगल ये है, एक ये है, ये भी एंगल है, ये भी है, ये भी है, ये वाला और ये वाला। पहले इनके नाम लिखते हैं। तो इट इज AB, पहले इस वाले एंगल को लेते हैं। सो दिस इज BAC, ठीक है, ये हो गया एंगल BAC। अब ये वाला इसको करते हैं। सो इट इज CAD, तो एंगल CAD, तो एंगल A सॉर्टेड है हमारा, वर्टेक्स A सॉर्टेड है। D पर चलते हैं तो ADC, तो नहीं सॉरी ADB, तो एंगल ADB। अब इस एंगल को देखेंगे तो BDC, ये भी एक एंगल हो गया BDC, तो वर्टेक्स DB अभी सॉर्टेड है। अब इस वाले एंगल को देखते हैं, इसको, तो ACD, तो एंगल ACD और एंगल ACB, एंगल ACB,
डन। अब इस एंगल पर आओ ए बी डी, सॉरी सी बी डी, तो एंगल सी बी डी इस पर आओ तो ये हो जाएगा डी बी ए। कौन सा है? डी बी ए। तो ये हो गए। इसके सिवा देखो बच्चों, ये एक बड़ा सा एंगल है, ये एक बड़ा सा एंगल है, ये भी एक बड़ा सा एंगल है और ये भी एक बड़ा सा एंगल है। तो आप इनको ऐसे आपको मार्क भी करना है कर्व का यूज करके, तो ये आप सब मार्क कर लेना। अब ये बड़े बड़े एंगल्स के नाम लिखते हैं। सो डी ए बी, तो मैं लिखूंगी डी ए बी। इसको देखते हैं तो बी सी डी, एंगल बी सी डी, हाँ सी लिख दिया, डी वाला रह गया, तो ए डी सी और एंगल ए बी सी। तो कितने हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने एंगल्स मिले टोटल? हमें 12 एंगल्स मिले। अब इसको देखो ना बच्चों, तो बोलने को तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये बड़े सारे हैं। बट जब हम इनकी नेमिंग करने पर आएंगे ना, तो ये पॉइंट हमारा, हमें नहीं पता, हमने इस पॉइंट का कोई नाम नहीं दिया। और अगर मैं नाम दे भी दूं तो भी ए बी सी डी का, सिर्फ ए बी सी डी का यूज करके मैं इसकी नेमिंग नहीं कर पाऊंगी। सो दिस इज आवर आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड जहां तक हमने पढ़ा है। अभी और बहुत सारी चीजें पढ़ना बाकी हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है।